जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच फिर से कन्फ्लिक्ट रिफ्रेश हो चुका हुआ है। यहां तक कि इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर किया हुआ है। अभी तक न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरा एक इतिहास बताने की कोशिश करूंगा सिंस 1949 अब तक क्या कुछ हुआ इसराइल और पैलेस्टीन के बीच। इंपॉर्टेंट से कई सारे अकॉर्ड्स भी बीच में साइन किए गए, कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उन सभी के बारे में ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सैटरडे के दिन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स जो है गाजा स्ट्रिप से वो इसराइल पर दागे हुए हैं और वहां पर 250 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरे इसराइल में सायरन से सेट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि क्लियरली एक वॉर का अनाउंसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। और कई सारे जो हमस के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इसराइल को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है अपने एसयूवीज लेकर, मोटरसाइकिल्स और पैराग्लाइडर्स लेकर, और वहां पर सिविलियंस पर उन्होंने फायरिंग करना चालू किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ करेंटली इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया हुआ है। कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने भी हमस के इस एक्टिविटी को कंडेम किया हुआ है। यूएस भी अपनी मिलिट्री एड भेज रहा है इसराइल को। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ और हालत कहाँ पर बिगड़ी। देखिए 1949 वो ईयर था जब इसराइल एक न्यूली क्रिएटेड स्टेट यहाँ पर पैदा होता है। इससे पहले इसराइल का वजूद नहीं था। अब उस वक्त हुआ ये कि कई सारे अरब कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर किया हुआ था इसराइल के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ दैट 1949 में जैसा ही एक नया स्टेट क्रिएट हुआ, इसराइल ने एक सीरीज ऑफ ट्रूस यहाँ पर अरब कंट्रीज के साथ साइन किए हुए थे। और उस अग्रीमेंट्स के हिसाब से 1949 में एक अग्रीमेंट ये भी था कि गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर जो छोटा सा आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में होगा, क्योंकि इजिप्ट बाउंड्री से शेयर करता था। और ये दरअसल 1949 का मैप आप देख सकते हैं, ये पूरा इसराइल का एरिया और ये पैलेस्टीन का एरिया था। तो यहाँ पर गाजा की स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के हाथों में थी। अक्टूबर 1956 में हुआ क्या कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया। सुएज कैनाल यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा एक शिपिंग रूट भी आप कह सकते हैं। इसराइल भी उससे यहाँ पर रूट शेयर करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसराइल के पूरे शिपिंग के रूट जो है वो कट ऑफ हो चुके हुए थे। अब सुएज कैनाल का पूरा नेशनलाइजेशन हुआ और इजिप्ट ने उस पर अपनी सुप्रीमेसी क्लेम की हुई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इसराइल ने क्या किया, ये पूरा सिनाई पेनिनसुला और खासकर गाजा स्ट्रिप पर उन्होंने अटैक किया, इन्वेजन किया। और उसी साल नवंबर में यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल को कहा कि आपको अपने ट्रूप्स जो है वो इजिप्ट से विथड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जनवरी 1957 में इसराइल ने विड्रू किया इजिप्शियन लैंड से। गाजा स्ट्रिप से वो नहीं गए, खासकर गल्फ ऑफ अकाबा के रीजन में। उनका कहना यह था कि गाजा स्ट्रिप कभी इजिप्ट को बिलोंग ही नहीं करता था, वो तो पूरी तरीके से इसराइल के एरिया में ही आता था। और जून 1967 में 6 डेज वॉर यहाँ पर होता है और रिटर्न में गाजा स्ट्रिप का जो है जो कंट्रोल है वो इसराइल के हाथों में आता है और साथ ही साथ सिनाई पेनिनसुला पूरा का पूरा इसराइल के हाथ में देखने को मिलता है। 1973 वन ऑफ द वर्स्ट वॉर्स, योम किपुर वॉर आप कह सकते हैं, अक्टूबर के महीने में हुआ था। तो वेस्ट साइड से इजिप्ट और ईस्टर्न साइड से सीरिया दोनों ने इसराइल को परसुएट करने की कोशिश की और बेटर डील नेगोशिएट करने की कोशिश की अरब कंट्रीज के बीच, क्योंकि अरब कंट्रीज पूरे एक हो चुके हुए थे और इसराइल के खिलाफ यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे थे। वॉर पूरी तरीके से छिड़ा हुआ था। लगभग 2700 इजरायली सोल्जर्स की डेथ हुई थी वहां पर। 19 डेज तक ये वॉर चला हुआ था और कई सारे हजारों लोग इंजर्ड यहाँ पर हुए थे। और मार्च 26, 1979 को इजिप्ट और इसराइल ने एक पीस ट्रीटी यहाँ पर साइन की जिसके तहत ये व्हाइट हाउस में हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जिसके चलते इसराइल ने कंप्लीट विड्रॉ किया हुआ था सिनाई पेनिनसुला में और दोनों कंट्रीज ने अग्री किया कि एक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे एग्रीमेंट, ताकि पैलेस्टीनियंस के लिए सेल्फ रूल्ड एक ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है वहां पर उन्हें सेल्फ रूल दिया जाए। अब इसराइल ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहा था, पैलेस्टीनियन एरियाज को आहिस्ता से अपने इसराइली सेटलमेंट्स में बदला रहा था। अब इसी के बाद 3 साल बाद प्रेसिडेंट उस वक्त यूएस के रोनाल्ड रेगन थे, तो उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया और कहा कि फुल अथॉरिटी, फुल ऑटोनॉमी के लिए मैं भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जॉर्डेनियन सुपरविजन पर ही ये सभी काम चलेगा। लेकिन इसराइल इसके खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि फुल ऑटोनॉमी पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर मिले और साथ ही साथ वो अपने सेटलमेंट्स भी, इसराइल के सेटलमेंट्स जो है वो पैलेस्टीन के रीजन में आहिस्ता से एक्सपैंड कर ही रहा था। दिसंबर 1987 में जो पैलेस्टीनियंस खासकर वेस्ट बैंक और गाजा के रीजन में रह रहे थे, उन्होंने फर्स्ट इंतिफादा, यानी कि अब पैलेस्टीनियंस की कोशिश इसराइल के खिलाफ आप कह सकते हैं, एक अटेम्प्ट, तो पहला इंतिफादा जो है इसराइल के खिलाफ उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। यही वो टाइम फ्रेम था जब मुस्लिम ब्रदरहुड मेंबर्स ने मिलकर हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया हुआ था।
अब ऑलरेडी यहाँ पर फतह नाम का एक और ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था जिसके को फाउंडर थे यासिर अराफत जी। अब सभी उन्हें बेहतर जानते हैं। तो 1993 में यासिर अराफत ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किए हुए थे इसराइल के साथ। बिल क्लिंटन ने डील ब्रोकर की हुई थी। दोनों ने कमिटमेंट दिया कि कन्फ्लिक्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि इंडिपेंडेंट यहाँ पर पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसराइल भी जो कि इंडिपेंडेंट फुली ऑटोनोमस स्टेट है वो भी यहाँ पर को एग्जिस्ट करेगा। अब जैसा ही ये डील ब्रोकर की गई, हमस जो ऑलरेडी एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसे ये डील पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इमीडिएटली सुसाइड बॉम्बिंग्स चालू किए हुए थे इसराइल में। एक जगह पर पीस की बात चल रही थी, दूसरे जगह पर दूसरा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करने की कोशिश कर रहा था। 1997 में 2 सुसाइड बॉम्ब्स ने पूरे 27 लोगों को मारा हुआ था इसराइल के, और उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस थे। तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया हमस के खिलाफ वॉर, कि जब तक हमस को बर्बाद नहीं करेंगे हम वॉर नहीं रोकेंगे। बिल क्लिंटन का ही जमाना था। सितंबर 2000 में कई सारे नेगोशिएशंस हुए इसराइल और पैलेस्टीन के बीच अगेन। अब जो कि फतह ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे यासिर अराफत, तो वो नेगोशिएशंस के लिए यहाँ पर गए हुए थे कैंप डेविड में। तो यहाँ पर सेकेंड इंतिफादा फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पैलेस्टीनियन यूथ आहिस्ता से इजरायली पुलिस को टारगेट करना चालू करता है, उन पर पत्थरबाजी वगैरह करना। और यही वो टाइम फ्रेम था जब हमस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट आहिस्ता से बढ़ता गया, क्योंकि हमस पूरी तरीके से टैकल करना चाहता था इसराइल को। पीस नेगोशिएशंस में वो बिलीव नहीं करता था। तो यूथ जो था वो ज़्यादातर इंस्पायर्ड था इनके आइडियोलॉजी को लेकर। सितंबर 2005 में इजरायली ट्रूप्स ने गाजा के स्ट्रिप से अपने ट्रूप्स को पुल आउट किया हुआ था, लेकिन क्रिटिसिज्म इसराइल पर बहुत ज़्यादा ये हुआ कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है पैलेस्टीनियन का मूवमेंट, क्योंकि स्ट्रिप के आसपास बहुत ही घेरीबंदी नाकाबंदी की गई थी। पैलेस्टीनियंस ईजी से वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप या गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक नहीं जा सकते थे। तो जाहिर सी बात थी कि पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हुआ था। अब जनवरी 2006 में एक साल हो चुका हुआ था ऑलरेडी। यासिर अराफत जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस्टीनियन लीडर थे, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फतह के को फाउंडर भी थे, उनकी मौत के बाद तो हमस ने यहाँ पर पैलेस्टीनियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीता हुआ था। और एक साल के बाद हमस ने पूरी तरीके से गाजा का जो स्ट्रिप है उसके कंट्रोल को अपने हाथ में लिया हुआ था और फतह फोर्सेस को पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप से भगाया हुआ था, रीरूट कर दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ से फिर से झड़प आहिस्ता से होती है। तो रॉकेट फायर किया गया गाजा से और दिसंबर 2008 में, और इन रिटेलिएशन इसराइल ने भी हमस के टारगेट्स पर यहाँ पर अटैक स्टार्ट किया। 200 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई थी और एक ग्राउंड ऑफ वॉर यहाँ पर हमस के खिलाफ इसराइल को मिल चुका हुआ था। पूरे कुल मिलाकर 1200 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई और 13 इजरायलीज की मौत हुई। सिमिलरली 2009 जनवरी में भी इसराइल और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ यूनिलैटरल सीज पर अनाउंस किया और इसराइल ने गाजा स्ट्रिप से विथड्रू किया, और बिल्कुल विथड्रू जरूर किया, लेकिन जो स्ट्रिप का पैरामीटर है उसे उसी तरीके से रीडिप्लॉय करके रखा हुआ था, यानी कि पैलेस्टीनियंस का मूवमेंट फ्रीली नहीं होगा। 2012 नवंबर के महीने में इसराइल ने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन, हमस के मिलिट्री चीफ थे अहमद अल जबारी जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, तो उन्हें मारा हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट वीक ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों के बीच अगेन देखने को मिला। 150 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई, 6 इजरायलीज यहाँ पर मारे जा चुके हुए थे। 2014 में फिर से हमस ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इजरायली टीनेजर्स को किडनैप करके मारा हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन इसराइल ने अटैक यहाँ पर किया, गाजा स्ट्रिप पर रॉकेट लॉन्च किए हुए थे, और इस कन्फ्लिक्ट में अगेन 1800 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत और 60 इजरायलीज की मौत हुई। 2018 में भी इसी तरीके से स्ट्राइक हुआ एक दूसरे के बीच, 170 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई और इसराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया और पूरी तरीके से बैरियर फेंसेस यहाँ पर लगाए जो गाजा और इसराइल को पूरी तरीके से सेपरेट करते थे। 2021 में एक और मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क जो कि इस्लाम में मुस्लिम कम्युनिटी में 3rd होलीस्ट साइट है, मक्का पहले, दूसरा मदीना और तीसरा अल अस्का मॉस्क जो कि जेरूसलम में है, तो वहाँ पर रेड मारा हुआ था। 11 दिन का यहाँ पर ले ऑफ हमें देखने को मिला इसराइल और हमस के बीच। 200 पैलेस्टीनियंस की मौत और 10 इजरायलीज की मौत हुई। और अभी रिसेंटली 2022 में जब टेरर अटैक्स हुए हैं इसराइल सिटीज़ पर, तो वहाँ पर भी इसराइली फोर्सेस ने एटलीस्ट 166 पैलेस्टीनियंस को मारा हुआ था इसराइली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। और अब वेट करके देखना पड़ेगा अभी जो 2023 में कन्फ्लिक्ट हुआ है वो कितनी दूर जाएगा, क्योंकि अब तक ऑलरेडी 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट हो चुकी हुई है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक इंडिया, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।